बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. ओके, तो इफ यू रिमेम्बर इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि हमारा दिल्ली सल्तनत फ्रॉम अ गैरिसन टाउन से एम्पायर कैसे बना, राइट? तो आपने देखा कि अर्ली 13th सेंचुरी में शुरुआत में जब स्लेव डायनेस्टी कंसोलिडेट कर रहा था एंड एक्सपैंड कर रहा था तो काफी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, राइट? शुरुआत में they were not extended to the hinterlands. We talked about the two terms there, the hinterlands and the garrison town. और हमने मंगोल invasions के challenges देखे, right? And also the challenges within the interior also from the governors. तो हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है हमारे एक्सपेंशन को. द फर्स्ट वाज इंटरनल फ्रंटियर, जहाँ पे हिंटरलैंड्स, जो भी गैरिसन टाउन के हिंटरलैंड्स थे वहां पे एक्सपेंशन शुरू हुआ था, राइट? बंगाल, सिंध और गुजरात साइड में. देन द एक्सटर्नल फ्रंटियर जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में होता है टू द साउथ इंडिया, राइट? कि उन लोगों ने साउथ इंडिया में काफी एक्सपेंशन अपना शुरू कर दिया था. फ्रॉम वन प्लेस इन दिल्ली दे एक्सपैंडेड देमसेल्फ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सबकॉन्टिनेंट. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मस्जिद. तो बच्चों लेट मी टेल यू कि जब भी हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट चीज जो आपको दिखेगा इनके आर्किटेक्चर में वो था द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मस्जिद. मस्जिद यानी कि मॉस्क. सो लेट अस स्टडी व्हाट वर द डिफरेंट मॉस्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द मस्जिद हियर. ओके, सो अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक. तो हम लोग मॉस्क को मस्जिद कहते हैं अरेबिक टर्म में. ओके, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम पोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह. तो आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोग मॉस्क ये सब तो देखे ही होंगे अपने घर के पास भी. जैसे हिंदूज के लिए टेम्पल्स होता है, क्रिश्चियन के लिए चर्च होता है, मुस्लिम्स के लिए उनका मॉस्क होता है वेयर दे गो एंड दे पे देयर रेफरेंस टू अल्लाह. ओके, नाउ इन अ कांग्रेगेशनल मॉस्क, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स और नमाज टुगेदर. तो बेसिकली ये बच्चों ये टर्म जो हमारा है कांग्रेगेशनल मॉस्क, इसका क्या मतलब होता है? ये एक जगह जहाँ पे जैसे आप टेम्पल में जाते हो भगवान की पूजा करने, चर्च में लोग जाते हैं टू पे देयर रेवरेंस टू जीसस क्राइस्ट, वैसे ही मुस्लिम्स अगर उनको अपने रेवरेंस जो अल्लाह को पे करना होता है दे गो टू दिस मॉस्क और यहाँ पे ये लोग अपने प्रेयर्स को रीड करते हैं एंड देयर प्रेयर इज कॉल्ड नमाज. तो बेसिकली यहाँ पे दिस ग्रुप द पीपल, द मुस्लिम पीपल, दे कम हियर इन द मस्जिद और द मॉस्क टू प्रे एंड दिस प्रेयर इज कॉल्ड नमाज. दे डू इट टुगेदर. तो इस पिक्चर में आप देखो ये हमारा जामा मस्जिद है बच्चों, सबसे बड़ा मस्जिद जो हमारे दिल्ली, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, राइट? बहुत बड़ा मस्जिद है ये. और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट पीपल इन अ ग्रुप दे आर प्रेइंग इन द मॉस्क, राइट? प्रेइंग देयर रेवरेंस टू द अल्लाह. ओके, नाउ लेट अस सी मोर अबाउट द मॉस्क कि इनका इंपॉर्टेंस क्या था उस टाइम पे. सो मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चोज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नड मेल एज देयर लीडर एंड द लीडर वाज कॉल्ड इमाम for the rituals of the prayer. Okay, he also delivers the sermon that is called khutbah during the Friday prayer. तो बच्चों अगर आपको पता नहीं होगा तो लेट मी टेल यू कि ये जो हमारे कांग्रेगेशनल मॉस्क होते हैं तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है, राइट? कि ये जो ग्रुप आते हैं यहाँ पे अपना प्रेयर करने आते हैं टू पे देयर रेवरेंस और रिस्पेक्ट टू अल्लाह. तो ये लोग अपने में से ही एक दे चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड द लर्नड मेल एंड देयर लीडर एज देयर लीडर एंड ही इज कॉल्ड द इमाम. और इमाम क्या करता है? ये सारे जो भी प्रेयर्स, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे इमाम परफॉर्म करते हैं. तो अगर आप हिंदू टेम्पल में देखोगे तो पंडित्स होते हैं, राइट? वैसे ही मुस्लिम्स के लिए उनके इमाम होते हैं हु डू द सर्मन. ही आल्सो डिलीवर्स द सर्मन दैट इज कॉल्ड खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर. तो इनके फ्राइडे प्रेयर में बेसिकली एक सर्मन होता है दैट इज कॉल्ड खुतबा, जो ये हमारे इमाम करते हैं. ओके, तो इस फोटो में आप देख सकते हो द इमाम इज डिलीवरिंग सरमन और द खुतबायर एंड द पीपल दे आर लिसनिंग टू हिम, राइट? ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का. इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द किबला. तो आपको पता है मक्का क्या है? दिस मक्का इज अ सिटी. अगर आप हज के बारे में पढ़ोगे, द हज पिलग्रिमेज, जितने भी मुस्लिम्स हैं हमारे कंट्री में या जितने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए सबसे ऑस्पिशियस जगह ये मक्का, राइट? दिस इज द प्लेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद. और ये अल्लाह को रेफरेंस देते हैं तो इनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, राइट? तो अपने प्रेयर जब भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम लोग होते हैं, जब भी वो प्रेयर करते हैं दे स्टैंड फेसिंग मक्का क्योंकि ये सबसे ऑस्पिशियस जगह है.
और ये देखो मक्का सिटी का ये फोटो है बच्चों, यहाँ पे हमेशा हर साल एक हज पिलग्रिमेज होता है। लोग यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे जाते हैं एंड दे पे देयर रेफरेंस टू अल्लाह हियर। इंडिया में अगर मक्का के डायरेक्शन देखो तो इट इज टू द वेस्ट। तो अगर आप यहाँ इंडिया में जब भी देखोगे, जब भी ये लोग नमाज पढ़ रहे होंगे तो हमेशा दे फेस टू द वेस्ट डायरेक्शन टू पे देयर रेफरेंस टू अल्लाह। ओके, और इसको हम लोग किबला भी कहते हैं। ओके, द टर्म हियर इज कॉल्ड किबला आल्सो, राइट। और आप देख रहे हो ये मॉस्क काफी इंपॉर्टेंट है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, टू शो देयर रिस्पेक्ट टू देयर अल्लाह, राइट। जैसे हर कम्युनिटी के लिए उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, हिंदूज के लिए चर्च होता है, क्रिश्चियंस के लिए, सिख्स के लिए गुरुद्वारा होता है, मुस्लिम्स के लिए उनका मॉस्क होता है। ओके, नाउ अब हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि उन्होंने कैसे कितने मॉस्क बनाए, किस तरीके के मॉस्क बनाए थे। ओके, विल टॉक अबाउट दीज मॉस्क। सो द दिल्ली सुल्तान्स built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslims. ये mosque क्यों बने थे? To demonstrate their claims to be protectors of Islam and Muslim community, right? इनका religion Islam and also the whole Muslim community that were living here, उनके लिए अपने आप को एक protector की तरह demonstrate करते थे। And to show this demonstration, they built several mosques here in the subcontinent. Okay? तो बच्चों सबसे पहला मॉस्क जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द कुव्वतुल मॉस्क। ये आप देख रहे हो कुतुब मीनार के बगल में आपको ये मॉस्क दिखेगा ना, कुव्वतुल मॉस्क एंड द मीनारेट बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 12th century। ये 12th century के लास्ट डिकेड में बनाया गया था। नाउ दिस वाज द कांग्रेगेशनल मॉस्क, राइट। यहाँ पे लोग हमेशा दे केम हियर इन ग्रुप एंड दे पेड रेफरेंस टू अल्लाह हियर, दे परफॉर्म प्रेयर्स दैट इज द नमाज। द मॉस्क वाज enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. Okay? अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के द्वारा ये मॉस्क जो है इनको बनाया गया था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों ये शुरू किया था मॉस्क बनाना, बट बिफोर ही कुड कंप्लीट इट ही डाइड। फिर ये फाइनली इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कंप्लीट किया। सो बेसिकली द मीनार वाज बिल्ड बाय 3 सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने मिलकर ये पूरे मॉस्क को कंप्लीट किया है। The second mosque is Begumpuri Mosque, built in the reign of Muhammad Tughlaq, was the main mosque of Jahanpana, the sanctuary of the world, his new capital in New Delhi. Okay, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आप देखोगे ये बेगमपुरी मॉस्क का फोटो है बच्चों, ये उनके टाइम पे बना था। ओके, थर्ड मॉस्क हियर यू कैन सी इज मौत की मस्जिद। इट वाज बिल्ड इन द reign of सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। ये देखो मौत की मस्जिद, ये तीसरी फोटो है, तीसरा मॉस्क है दैट वाज बिल्ड इन द लोधी अंडर द लोधी डायनेस्टी बाय सिकंदर लोधी। ओके, तो आप देख रहे हो डिफरेंट मॉस्क डिफरेंट रीन में बनाया गया था, डिफरेंट डायनेस्टीज में बनाए गए थे, और सबके आर्किटेक्चर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे। ओके, द लास्ट मॉस्क हियर इज मॉस्क ऑफ जमाली कमाली दैट वाज बिल्ड इन लेट 1520s। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मॉस्क है बच्चों। ये जमाली कमाली का बहुत ही हिस्ट्री में बहुत ही फेमस मॉस्क है। जमाली और कमाली वो उस टाइम पे सूफी सेंट्स हुआ करते थे। यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत ही डिफरेंट ऑरा नजर आएगा इस मॉस्क के पास आप जाओगे तो। ओके, तो बेसिकली ये सारे मॉस्क थे जो इस टाइम पे बनाए गए थे बाई द दिल्ली सल्तनत एंड द रूलर्स इन डिफरेंट डायनेस्टीज। ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था, किस तरीके से इनका कंसोलिडेशन हुआ, एंड हु वर द पीपल हु वर अपॉइंटेड। ओके, सो द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो आप अगर तुगलक और खलजीज की बात करोगे तो आपने देखा मैप में किस तरीके से ये लोग साउथ इंडिया तक आ गए थे, इनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो गया था, सल्तनत बहुत ही बड़ा हो चुका था इनका, एंड ऑब्वियसली टू रूल दैट प्लेस दे नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस। तो पहला टर्म जो है बच्चों वो है बंदगन। अब हम देखते हैं बंदगन क्या होता है। सो दीज वर द स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस बाय दिल्ली सुल्तान्स। तो बंदगन किसको कहते हैं, आप ये सारे टर्म्स के अक्रॉस आओगे बच्चों जब मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगी, इसलिए मैं पहले आपसे ये सारे टर्म्स ही डिस्कस कर लेती हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों बंदगन ये स्लेव्स होते थे
जिनको कौन परचेज करते थे? दिल्ली सुल्तान परचेज करते थे फॉर मिलिट्री सर्विस, टू प्रोवाइड द मिलिट्री सर्विस। ये सारे स्लेव्स को ये लोग एक्वायर करते थे। ओके, द सेकेंड टर्म हियर इज इक्ता। अब हम देखते हैं इक्ता क्या है। सो खलजी एंड तुगलक monarchs appointed military commanders as governors of the territories of varying sizes. These lands were called इक्ता। तो बच्चों क्या हुआ था जब खलजीज और तुगलक्स के बारे में आप पढ़ोगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे, तो ये लोग एक मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करते थे एज द गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। तो जितना भी इनका ये लोग जितने भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करे थे, उनके लिए उनको तो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनको चाहिए था कि वहां पे वर्क करे, राइट। तो इनको बहुत सारे गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे उस जगह को रन करने के लिए। तो ये लोग सारे मिलिट्री कमांडर्स इन लोगों ने वहां पे अपॉइंट करना शुरू किया, और इक्ता उसी लैंड को कहते हैं जहां पे ये मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट होते हैं। सो दीज लैंड वर कॉल्ड इक्ता। तो बेसिकली द लैंड्स वेयर द मिलिट्री कमांडर्स वर अपॉइंटेड, राइट, टू रूल दैट लैंड, टू एडमिनिस्टर दैट लैंड वाज कॉल्ड द इक्ता। अब हम देखते हैं मुक्ति या इक्तादार्स किसको कहते हैं। So the holders of इक्ता were called मुक्ति और इक्तादार्स। ओके, तो यही जो इक्ता लैंड हुआ करता था जहां पे मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट हुए थे, तो ये जो मिलिट्री कमांडर्स ये होल्डर्स ऑफ इक्ता हुआ करते थे, राइट। नाउ दे वर कॉल्ड द इक्तादार्स और मुक्ति। तो आप लोगों ने ये तीन टर्म पढ़े यहाँ पे। बंदगन, these were the slaves that were purchased by the Delhi sultans to give them, to render them the military service. इक्ता क्या था? The land that was all the land that came under the military commanders who were appointed to administer that land, and that land was called the ikta. इक्तादार या मुक्ति कौन थे? The holders of these ikta were called the iktadars. Okay, अब हम एक एक करके इनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों। So the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called the bandgan in Persian. तो बंदगन, ये जितने भी स्लेव्स होते थे उनको पर्शियन में हम बंदगन कहते हैं, और ये क्या करते थे? ये सारे स्पेशल स्लेव्स दे वर परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस, राइट। कहीं भी वॉर हुआ तो इनको मिलिट्री भी तो चाहिए, तो जितने भी ये सारे स्लेव्स मिलिट्री सर्विसेज में काम करते थे, दे वर कॉल्ड दी बंदगन इन पर्शियन। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and new nobility. अब क्या होता था बच्चों, ये जितने भी स्लेव्स और जितने भी क्लाइंट्स हुआ करते थे जो अपने मास्टर्स के लिए लॉयल होते थे, मान लो इल्तुतमिश ने बहुत सारे स्लेव्स खरीदे, तो ये जितने भी स्लेव्स थे वो हमेशा इल्तुतमिश को लॉयल रहेंगे, ना कि उनके सक्सेसर्स को। तो हमेशा क्या होता था, जब भी एक नया मोनार्क आता था, जैसे इल्तुतमिश के बाद जैसे आपने देखा रजिया सुल्तान आई, तो वो लोग, उनको जरूरी नहीं कि वो उनके लिए वो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे। तो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। जितने भी ओल्ड नोबिलिटी हुआ करते थे पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के, और नए नोबिलिटी जो होते थे, इनमें हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता था। ओके, सुल्तान्स, द खलजी एंड द तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। आपने देखा कि जितने भी टेरिटरीज जिन लोगों ने कॉन्कर किया था, इन लोगों ने अपने अंडर कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे लोगों को मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए जाते थे लोगों को, why, to govern that territory, and the land were called ikta and the holders were called iktadars, right। तो आप देखो, अगर इस पिक्चर में देख रहे हो तो इक्तादार्स ऐसे ही होते थे जो हमारे मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करते थे, दे वर द मिलिट्री कमांडर्स। और ये जितने भी लैंड जो कैप्चर किए जाते थे बाय द दिल्ली सल्तनत, वहां पे पर्टिकुलरली इनको रखा जाता था टू एडमिनिस्टर दैट लैंड। ओके, तो बच्चों इन शॉर्ट आज के क्लास में हम लोगों ने आर्किटेक्चर के बारे में देखा। वी टॉक्ड अबाउट द मस्जिद, different mosques that were built under the Delhi Sultanate, and we started our new topic, that is the administration of Delhi Sultanate. उसमें हम लोगों ने 3-4 टर्म्स देखे हैं। We talked about बंदगन जो कि slaves थे, then we talked about इक्ता जो लैंड हुआ करता था, that was being administered by the military commanders, और ये military commanders इक्तादार्स होते थे, who were the holders of इक्ता। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसमें हम इक्तादार्स के बारे में और पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सो विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।